राम राम किसान बंधुओं। लहसुन या प्याज में पीलापन का एक बड़ा कारण थ्रिप्स होता है, जो कि चंद दिनों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। शुरुआत में इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप इन्हें पहचान पाओगे, उतने ही जल्दी, उतने ही सस्ते तरीके में आप इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। और जब जल्दी कंट्रोल करोगे तो नुकसान कम होगा और फ़ायदा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं थ्रिप्स पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे इन्हें पहचानेंगे, कब इनका अटैक होता है, कौन सी हमारी वो गलतियां हैं जो इन्हें फसल पर आने के लिए निमंत्रण देती हैं, बचाव कैसे करें कि थ्रिप्स लगे ही नहीं, लग गए हैं तो कौन सी दवाओं का प्रयोग करें, कब सस्ती दवाओं का प्रयोग करें और हमें कब महंगी दवाओं पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी मैंने 4 दिन पहले एक पोल जनरेट किया था, जिसमें मैंने अगली विषय का वीडियो पूछा था, तो उसमें 44% लोगों ने ये बताया है कि जो थ्रिप्स है उस पर वीडियो बनाई जाए। तो हम आज उस पर वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहला सवाल, थ्रिप्स को कैसे पहचानें। थ्रिप्स जो हैं वो पीले रंग के, हल्के भूरे रंग के या फिर काले रंग के होते हैं। इनकी जो लंबाई है वो 1 से 3 मिलीमीटर की होती है। सामान्यतः जब ये शुरुआती लक्षण में होते हैं तो काफ़ी कम मात्रा में होते हैं और इतने छोटे होने के कारण इन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हैंड लेंस की मदद से इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। जब ये नुकसान करना शुरू करते हैं तो जहाँ पर होते हैं, जैसे अगर किसी फसल में देखोगे तो तने और जो पत्तियाँ निकल रही हैं उनके बीच में जो जगह होती है वहीं पर ये पाए जाते हैं शुरुआती समय में। इसके बाद में जैसे जैसे विस्तार कर लेंगे वैसे पूरी पत्तियों पर फैल जाएंगे। पत्तियों पर फैलते ही ये उन्हें पत्तियों को ही अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं, जिससे पत्तियों के क्लोरोफिल यानी हरियाली को ये चूस लेते हैं और पत्तियां हल्की भूरी चांदी की जैसी चमकने लगती हैं या फिर गंदी हो जाती हैं। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें पीलापन, जबकि हरियाली खत्म हो गई है तो इसमें पीलापन आता है और इस कारण से जो है वो पत्तियां सूख करके पीली होकर के खत्म हो जाती हैं। थ्रिप्स का पूरा जीवन चक्र 11 से 21 दिन का होता है। एक मादा एक बार में 40 से 50 अंडे देती है, जो अंडे 4 से 8 दिन में फूट करके नए थ्रिप्स को जन्म दे देते हैं। और यह जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इन्हें, जब निम्फ से बड़े हो रहे होते हैं तब इन्हें बहुत ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन शुरुआती अवस्था में अगर इन्हें पहचान कर लिया जाए तो काफ़ी सस्ते तरीके से और जल्दी से इन्हें निपटारा किया जा सकता है। आपको बता दें कि जब ये एडल्ट हो जाते हैं यानी वयस्क हो जाते हैं, प्रजनन करने की क्षमता लायक हो जाते हैं, तब इन्हें मार पाना थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। और यही कारण है कि एक स्प्रे में ये जल्दी खत्म नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं आप थ्रिप्स और उनके द्वारा किए जाने वाले तीव्र गतिक नुकसान के बारे में समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न उठाते हैं, कब इनका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो जब रात में टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है और दिन में काफ़ी कड़क धूप होती है, यानी टेम्परेचर काफ़ी तेज रहता है, तो ऐसे सर्द गर्म मौसम में ये पनपते हैं और काफ़ी ज़्यादा विस्तार करते हैं। ऐसी अवस्था अगर देख रही है तो आप फसल में जा करके आप तुरंत चेक कीजिए कि कहीं जो इन थ्रिप्स का है वो अटैक तो नहीं हुआ है। और इस समय यही माहौल चल रहा है और थ्रिप्स का काफ़ी ज़्यादा अटैक हमें देखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न उठाते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो फसल में कीट थ्रिप्स के लगने का निमंत्रण देती हैं। तो सबसे पहली गलती, फसल में अगर खरपतवार हैं तो थ्रिप्स का अटैक जल्दी होगा। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग किया है तो भी आपके फसल में थ्रिप्स जल्दी लगेंगे। अगर आपने यूरिया का, नाइट्रोजन का सीमित मात्रा में ही उपयोग किया है लेकिन कंद के ज़्यादा पास किया है तो भी थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा देखने के लिए और जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं यानी एक साथ दो फसलें एक ही खेत में उगा रहे हैं तो वहाँ पर भी थ्रिप्स का अटैक जल्दी होता है। अगर आप फसल चक्र का पालन नहीं कर रहे हैं, हर साल हर बार एक ही फसल बार बार लगा रहे हैं, तो ऐसे में भी आपके फसल में थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एक बात और है कि अगर फसल ज़्यादा नज़दीक लगा रखी है तो भी आपके खेत में थ्रिप्स की समस्या जल्दी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो निमंत्रण देती हैं थ्रिप्स के अटैक को। अब हम बात करते हैं बचाव के तरीकों पर। बचाव के तरीकों में तो पहला है कि जो 6 गलतियां ऊपर निमंत्रण दे रही हैं उन्हें आप कदापि ना करें। और दूसरा, जो प्रतिरोधी किस्में हैं, जो थ्रिप्स प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे
G2, G90, LCG1, UT1 इनका प्रयोग करें और इन्हें ही फसल में लगाएं। और तीसरी बात, अगर मौसम देखें कि थ्रिप्स के अनुकूल बन रहा है, ऐसे में आप थ्रिप्स लगने का ना इंतजार करते हुए जैविक कीटनाशक एजाडायरेक्टिन या फिर बिवेरिया बासियाना का प्रयोग कर लें। अगर ये जो जैविक दवाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसे में आप एसिटामेप्रिड 20% ESP का 20 से 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर थायोमेथाक्सम जो 25% WG आ रहा है उसे 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी में प्रयोग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर थ्रिप्स लग जाएं तब हमें कौन कौन सी दवाएं प्रयोग करना है, और कब हमें सस्ती दवाओं का प्रयोग करना है, और कब हमें महंगी दवाओं पर शिफ्ट होना है। तो जैसे जैसे थ्रिप्स की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें महंगी दवाओं पर शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़ती जाएगी। अगर हम इसे शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी कम पैसों में और जल्दी से नियंत्रण हम कर पाएंगे, इससे हमारा नुकसान कम होगा। तो चलिए हम जानते हैं कितने थ्रिप्स हों तो हमें कौन कौन सी दवाएं प्रयोग करने की ज़रूरत होगी। जब थ्रिप्स की संख्या 5 से 10 थ्रिप्स प्रति प्लांट हो, ऐसे में आपको एसिटामेप्रिड 20% जिसका डोज मैंने बता दिया, या थायोमेथाक्सम जो 25% आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर डायमेथोएट 30% EC 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर फिप्रोनिल 5% EC आता है, इसे आपको 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लेना है। देखो एक बात यहाँ पर बता दूं कि जो भी मैं दवाएं बता रहा हूँ उसके लिए आपको कम से कम पानी 150 से 200 लीटर पानी प्रयोग करना है। बार बार पानी की मात्रा ना बतानी पड़े इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक ही बार में बता देता हूँ कि कम से कम 150 लीटर पानी, हो सके तो 200 लीटर पानी आप प्रयोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब 10 से 20 थ्रिप्स प्रति प्लांट हो जाएं तब हमें कौन सी दवाएं प्रयोग करना है। इसमें आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। इमिडाक्लोप्रिड की जो 30% FSB आती है, कुछ लोग इसकी भी रिकमेंडेशन बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इमिडाक्लोप्रिड की जो FS फार्मूलेशन आ रही है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए होती है, ना कि स्प्रे के लिए होती है। तो मैं तो इसे सुझाव बिल्कुल से नहीं देता हूँ, और मैं तो कहूँगा अगर आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% मिल रही है तो आप उसका प्रयोग कीजिए, नहीं तो जो डबल टेक्निकल की दवाएं आ रही हैं आप उन्हें प्रयोग कर लीजिए। जो सीड ट्रीटमेंट के लिए आ रही हैं उन्हें आप फोलियर एप्लीकेशन में मत प्रयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी दवा हमारी है इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40%। इसे आपको प्रयोग करना है 40 से 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगली दवा हमारी है इमिडाक्लोप्रिड 30 ग्राम प्रति लीटर प्लस बाइफेंथ्रेन 20 ग्राम प्रति लीटर। ये जो है वो केमिकल कंपोजिशन है, ये इसी फार्मूलेशन में आता है। इसे आपको 100 से 140 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। अगली दवा हमारी है इमिडाक्लोप्रिड 6% प्लस लैम्ब्डा साइहेलोथ्रीन 4% ESC, जो कि आती है, काम भी बढ़िया करती है, लेकिन मैं इस दवा को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि जो इसमें लैम्ब्डा साइहेलोथ्रीन पड़ा है वो अगर छिड़काव करता के शरीर पे पड़ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस करता है। ऐसे में जब दिन में गर्मी ज़्यादा होगी तो किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा। तो इसीलिए हम इस दवा जो अगर आप बचाव कर सकते हैं तो आप इसका प्रयोग कीजिए, अन्यथा आप इस दवा को प्रयोग मत कीजिए। अगली दवा हम बता रहे हैं उसका आप प्रयोग कीजिएगा। इसमें अगली दवा हमारी है एसिटामेप्रिड 4% प्लस फिप्रोनिल 4% ESC, जो कि आपको प्रयोग करनी है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं कि अगर एक पेड़ में 21 से 30 थ्रिप्स प्रति प्लांट हो जाएं तब हमें कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है। ऐसे में आपको जो है स्पायरोटेट्रामेट 150 OD जो आती है उसे आपको 200 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। अगली दवा हमारी होगी स्पायरोटेट्रामेट 11.01% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 11.1%, जो कि आपको प्रयोग करनी है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगली दवा हमारी है स्पिनोसेड 45% और ये 2.5% में भी आती है, ESC फार्मूलेशन में होती है। अगर आप 45% वाली प्रयोग कर रहे हैं तो 60 से 90 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। वहीं अगर आप 2.5% वाली प्रयोग कर रहे हैं तो 300 से 350 ml एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। एक बात बता दूं कि ये एक जैविक दवा है, अगर आप रासायनिक दवा का प्रयोग कर चुके हैं तो आप इसका प्रयोग करने से बचेंगे। अगली दवा हमारी है ब्रोफ्लानिलाइड, जो कि आती है 20% ESC फार्मूलेशन में। ये PI की ब्रायोफ्रेया के नाम से आती है। इसे आपको 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। वैसे यही टेक्निकल सेम जो सबसे पहले उतारा था वो बाशप कंपनी ने उतारा था ब्रोफ्लानिलाइड
300 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आता है। ये केमिकल कंपोजिशन है उसका, एससी फार्मूलेशन में ये भी होता है, यानी कि देखा जाए तो ये 30% एससी फार्मूलेशन में होता है और इसे आपको 17 से 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। तो जो ये दोनों है, पीआई के है या बाशप का है, तो इसमें आपको सस्ता जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में भी आपको बाशप का मिलेगा और सस्ता भी आपको बाशप का ही पड़ेगा। जो पीआई का है वो आपको महंगा पड़ने वाला है। तो ये सारी दवाएं हैं और इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी दवा को आप फ्लावरिंग टाइम में प्रयोग करने से बचें। अगर फ्लावरिंग हो रही है तो ऐसे में मधुमक्खियां जो है परागण कराने का काम करती हैं, वो मर जाती हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो अगर ज़रूरत पड़ भी जाती है कि हमें प्रयोग करना ही है क्योंकि थ्रिप्स लगे हैं, तो ऐसे में आप जो हरे त्रिकोण की दवाएं आती हैं उनका आप प्रयोग कीजिएगा। वो जो है मधुमक्खियों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए सुरक्षित होती हैं, तो उनका आप प्रयोग कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप इन दवाओं का प्रयोग करके अपनी फसल को पूर्णतया थ्रिप्स मुक्त रखेंगे। और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसे अन्य किसान मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जय हिंद, राम राम।